नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं संसद में आज संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है और हम तमाम एजेंडे पर, कामकाज पर विस्तार से नजर डालेंगे। संसद की मानसून सत्र चौथा दिन, दोनों सदनों में तमाम अहम विधायी कामकाज है और इसके अलावा और भी जो कार्य एजेंडे में शामिल है उन पर एक नजर डालें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दो बिल चर्चा और पारित किए जाने के लिए आज लिस्टेड हैं। दो खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हम उनका पहले स्वागत करेंगे। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतनाम जी आपका। साथ ही लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जुगल किशोर जी। तो दोनों पर हम आज के कामकाज को लेकर और एक तरह से जो मानसून सत्र अपने आप में क्यों अहम, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक नजर लिस्टेड एजेंडे पर डाल लेते हैं। लोकसभा में गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 आज चर्चा और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। इस बिल पर संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा और उसे सदन द्वारा पारित किए जाने के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। इसके साथ ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 यानी द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया जाएगा। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में इस पर विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। वहीं अगर उच्च सदन यानी राज्यसभा की बात करें तो आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह संबंधित मंत्रालय से जुड़े अनुदान मांगों के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार भी संबंधित मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों के संबंध में अपना वक्तव्य देंगी। इसके अलावा राज्यसभा में आज समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 यानी द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा द्वारा पारित रूप में इस पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 यानी द कोस्टल शिपिंग बिल 2025 भी विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। केंद्रीय मंत्री इस बिल को भी लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। तो तमाम जो लिस्टेड एजेंडा है उस पर हम बातचीत आगे भी करेंगे। खासकर जो प्रश्नकाल में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न पूछे जाने हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अब पहले हम मेहमानों से प्रतिक्रिया लेंगे। सतनाम जी, अगर इस सत्र को देखें, आज चौथा दिन है, 3 दिन निकल गए और जब शुरुआत थी हम जानते हैं कि बहुत से बिल हैं जिन्हें पारित किया जाना है, कुछ पेंडिंग बिल्स हैं जिन्हें पास किया जाना है। सत्र की अहमियत को देखते हुए आगे कामकाज को लेकर किस तरह की उम्मीदें लग रही हैं? उम्मीदें तो यही हैं कि वहाँ पे हेल्दी डिस्कशन हो और चर्चा हो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स हैं और इन बिल्स के पारित होने से पहले इस पे डेलिब्रेशंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए जो माहौल है बनाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सांसद में हम सभी लोग आते हैं और पूरा देश हमारी परफॉर्मेंस को देखता है कि क्या हम कंस्ट्रक्टिव देश के लिए कुछ काम करते हैं। जितने भी बिल्स का आपने जिक्र किया है ये हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये बहुत बड़ी रिफॉर्म्स भी हैं और कुछ बिल तो ऐसे हैं जो 100 साल के बाद किसी क्षेत्र में नए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगर उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे मेंबर पार्लियामेंट, तो वो और अच्छा काम नहीं हो पाएगा। तो हमारे मंत्रालयों ने अपनी उसके एफर्ट करके एक अच्छे प्रपोजल जो हैं, ड्राफ्ट बिल हैं, वो सदन में रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पे हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए और सभी पार्टियां जो हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। बिल्कुल। जुगल किशोर जी, जैसा मैंने कहा विधायी कामकाज को लेकर और बाकी भी बहुत अहम कामकाज है जिसे लेकर मानसून सत्र काफी अहम माना जा रहा है। आज भी जो लिस्टेड एजेंडा है वो अपने आप में काफी अहम है। आप किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं आज? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मानसून सत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र रहता है। देश भर के लोगों की नजरें जो हैं वो इस सत्र पर रहती हैं और विशेष तौर पर ये जो लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट का आना,
फिर अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवाने के लिए लोगों की आवाज को वहां पर रखना, ये एक बहुत ही अहम समय होता है जब अपने क्षेत्र की चर्चा, अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज बनकर हमें अपना दायित्व जो है वो लोकसभा में निभाना होता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि भाई हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, जो विपक्ष है, वो सत्र ही नहीं चलने दे रहा है, लोकसभा की कार्रवाई बाधित करते जा रहा है। और इशू क्या है, एक दो इशू को लेकर वो चाहते हैं कि भाई हम इस पर चर्चा करें। सरकार ने मान लिया है और लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि भाई नियमानुसार चर्चा होगी और आप सबकी बात सुनी जाएगी। इसके साथ ही हमारे गृह मंत्री, अपने रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा कि भाई आप जो चाहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी कहा, लेकिन पता नहीं इनके मन में क्या है, इनकी सोच क्या है, ये सारा समय जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं। और बार बार आज तीसरा दिन हो गया, लोग इंतजार में हैं, हमारे क्षेत्र से फोन आ रहे हैं कि कब हमारी आवाज जो है वो आप वहां तक पहुंचाएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जैसे कि सतनाम सिंह सिंह साहब ने कहा कि बहुत अहम बिल होते हैं जिन पर चर्चा होनी बहुत ही जरूरी होती है, ये कार्य रहता है हमारा। लेकिन ये स्वार्थ की राजनीति जब आड़े आती है तो फिर यही होता है। मुझे लगता है कि समय और बहुत रहता है हमें राजनीति करने का। सड़कों पे उतरकर भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और लेकिन लोकसभा में आकर आप तख्तियां दिखाएंगे, बेल में आ जाएंगे, कार्रवाई को बाधित करेंगे, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं। बिल्कुल। जनता में मैसेज, सतनाम जी, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर कामकाज को लेकर देखें, जो अहम सत्र साल भर में होते हैं और लिस्टेड एजेंडा पहले ही सेट किया जाता है कि ये काम है जो इस सत्र में निभने हैं और या पूरे किए जाने हैं, लेकिन जब गतिरोध की भेंट चढ़ता हम देखते हैं, बजट सेशन में हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी दिखी थी, लेकिन शीतकालीन सत्र में हमने देखा था कि किस तरह से काम बाधित हुआ था और गतिरोध की वजह से। जनता में मैसेज को लेकर जो मैं बात कर रही हूं, वो कैसे होगा, किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? और जैसे अभी जुगल किशोर जी ने भी कहा कि तमाम जो सांसद हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो जनता है स्थानीय, वो चाहती है कि उनके मुद्दे भी उठाए जाए और इसके लिए शून्यकाल प्रश्नकाल भी हम देखते हैं, अपने आप में काफी अहम होता है। तो किस तरह से प्रभावित होता देखते हैं हर सांसद के अधिकार को? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जितने भी बिल्स आ रहे हैं डिस्कशन के लिए और जितने भी और वहां पे मुद्दे आ रहे हैं सदन में, वो जनता के लिए है, वो देश के लिए है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। और उनको उस पर चर्चा न होने देना, सदन को अच्छे से ना चलने देना, जैसे जुगल किशोर जी ने कहा है, हमारे देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो जान चुकी है। और जब देखती हैं, हर रोज वो उम्मीद करते हैं कि आज चर्चा होगी, ये बिल आने वाले हैं, तो वो चर्चा होने की बजाय मीडिया ट्रायल होता है, शोर मचाया जाता है। और क्योंकि मैं तो सांसद में बहुत पुराना नहीं हूं, मेरा अनुभव तो पहली बार का है, और सुबह जब जाते हैं ये नहीं समझ आता कि सांसद में जा रहे हैं या किसी धरना प्रदर्शन में से गुजर रहे हैं, तो वहां पे सीढ़ियां रोक ली जाती हैं, तख्तियां पकड़ ली जाती हैं, और वो प्रदर्शन सिर्फ मीडिया के सामने फोटो खिंचवाने तक सीमित होता है। उसके बाद फिर अंदर जाकर हम देखते हैं कि कैसी सिंसियरिटी है, कैसी कमिटमेंट है। और मैं महसूस करता हूं कि ये अब जनता के सामने एक सबका जो किरदार है सभी पार्टियों का, वो आ रहा है कि एक तरफ सरकार है जो जनता की हित में नए कानून बनाना चाहती है, उनके देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को इंटरनेशनल लेवल के जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं उसमें सक्षम बनाने के लिए नए प्रावधान करने की जरूरत है। जैसे अभी हमने जिक्र किया नए बिल्स का, तो 100 साल के बाद इतने रिफॉर्म्स उसमें लेके आने, अगर उस पर चर्चा नहीं होगी तो चाहिए तो ये कि अगर सुहृद हैं, अगर सिंसियर हैं अपोजिशन, तो उनको चाहिए कि वो तैयारी करके आए, वो अपना कंट्रीब्यूशन रखें, वो लॉजिक्स रखें, अपना तर्क रखें, जनता के सामने भी रखें और सदन में भी रखें, चर्चा हो। और उसमें सरकार, जैसे जुगल किशोर जी ने कहा, कि बहुत ओपन है। हर मुद्दे पे चर्चा के लिए जब सरकार तैयार है
तो फिर सिर्फ ये कहना कि हम नियमों के अनुसार नहीं करने देंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सदन तो नियमों से चलेगा, सदन तो मर्यादा से चलेगा। मेरा ये मानना है कि हमें सदन को चलने देना चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए, और जो भी आपका क्रिटिकल ओपिनियन है वहां रखिए। पूरी दुनिया देश देख रहा है, वो तो लाइव जा रहा है, तो उससे बढ़िया मौका क्या होगा। एक तरफ आप बोलते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, एक तरफ आप चलने नहीं दे रहे हैं, तो ये तो दोहरा चेहरा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो हमने बात की है, बहुत अहम बिल है और 15 से ज्यादा बिल हैं जो हम देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो पास हों। जो आज लिस्टेड एजेंडा है जुगल किशोर जी, उसमें हम देख रहे हैं मर्चेंट शिपिंग बिल है, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल है, द कोस्टल शिपिंग बिल है। तो कहीं ना कहीं ये हम शिपिंग को लेकर बात करें या फिर कोस्टल शिपिंग बिल की बात करें, अपने आप में ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेकर, और जैसा अभी जिक्र कर रहे थे सतनाम जी कि बहुत पुराने एक्ट्स हैं जिन्हें कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, ताकि एक तरह से हम जब 2047 की बात कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे कदम ही है जो कहीं ना कहीं जाकर एक बड़ा स्वरूप लेंगे। तो ये तीनों बिल जो आज लिस्टेड हैं, ये आप कितने अहम मान रहे हैं आज? ऐसा देखिए, सदन की कार्रवाई में जो भी लिस्टेड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहले तो मैं सतनाम जी की बात से सहमत हूं कि सदन जो है वो नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है, और इसको मानना ये हम सबका दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2 दशकों से भी ये अपोजिशन और विशेष तौर पर हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, उनका ये स्वभाव बन गया है कि उन्होंने सदन की कार्रवाई को बाधित करना है। शायद उनके ध्यान में ये हो कि भाई इसी से हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी और शायद इसी से लोगों में एक अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन जनता जनार्दन रहती है, वो सारा जानती है कि भाई कौन क्या कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस समय देश जो है वो आर्थिक दिशा से और मतलब हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है। और फिर आपने देखा होगा कि ये जो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, ये एक बिहार में जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है और उसके साथ ही यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की बात कर रहे हैं। और वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हम सबके लिए एक गर्व का विषय है, उस पर चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन नियमानुसार होगी ना। अब आप कहेंगे कि आइए जी हमारे साथ चर्चा शुरू कीजिए, तो वैसा तो नहीं होगा। आपने लोकसभा अध्यक्ष को ये जिम्मेवारी दी है कि वो नियमानुसार इस सदन को आगे बढ़ाएं। तो एक तो मुझे लग रहा है कि लोग जो हैं वो इनको देख रहे हैं, इसका परिणाम इनको भुगतना होगा, क्योंकि ये जो सदन में जितना भी कार्य होता है ये लोक हित में होता है और विशेष तौर पर जनता जनार्दन के लिए रहता है। और दूसरा रहा विल्स की जो आपने बात की, जहां पर अर्जुन मेघवाल जी और सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा जो जिन विषयों पर जहां पर चर्चा करनी थी, चाहे वो गोवा के विषय पर हो, चाहे वो ये जो आपने कहा कि भाई समुद्री ट्रांसपोर्ट के विषय पर चर्चा हो, ये जो हो, तो इस विषय पर परिवहन विधेयक जो है जो सर्बानंद जी लाने वाले थे, ये एक ऐसे विधेयक हैं जिससे लोगों को जो है वो एक राहत मिलेगी। और जैसे आपने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भी ये बड़े महत्वपूर्ण है। और एक तो ये कि भाई जो भी बिल सरकार लाती है वो देश हित में और समाज हित में होता है। अगर उस पर भी आप चर्चा नहीं होने देंगे या उसका आप विरोध करेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि इनकी राजनीति जो है वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है। ये इन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है और स्वार्थ की राजनीति करते हुए इन्होंने पार्टी और परिवार की चिंता की है। और वही जहां पर भी दिखा रहे हैं। एक जो अपोजिशन के लीडर रहते हैं उनका क्या दायित्व रहता है, आपने देखा होगा उनका स्वभाव, उनका काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम देश का नुकसान कर रहे हैं, हम देश की जनता का नुकसान कर रहे हैं और इसलिए देश की जनता जो है वो हमें माफ नहीं करेगी। सतनाम जी, जो लिस्टेड एजेंडा है, जो मैंने तीनों बिल्स की बात की है, हम जानते हैं समुद्र हमारे लिए विकास, रोजगार, आत्मनिर्भरता का रास्ता है। आपने जिक्र भी किया था कि तमाम जो कानून है वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अब इन बिल्स का प्रभाव कैसे होगा और एक तरह से हम ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनने की दिशा में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव और प्रभाव इन बिल्स का? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनने की ओर बढ़ रहे हैं।
आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोच्चि में हमारे भारत के बहुत एक सबसे लेटेस्ट पोर्ट को इनॉग्रेट किया है, वो जनता को समर्पित किया है। उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो ग्लोबल कॉम्पिटेंसी का पोर्ट बनाया गया है। अब एक तरफ इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल एक पावर बन रहा है, खास करके जब हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारी आवाजाही बढ़ेगी, हमारे पोर्ट्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। अब 1925 के बाद जहां तक मेरी जानकारी है तो ये अमेंडमेंट्स जो आ रही हैं, ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लगभग 100 साल के बाद ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं। और अब हमारा जो पोर्ट्स हैं, जहां हमारा जो ये सारा कारोबार है, हम इसको ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। अब बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज जो हैं उसके मुकाबले में हमारे जो अपने लॉज थे, इवन के हमारी जो डेफिनेशन है वो उसको भी कंप्लीट नहीं पहले किया गया था। तो अब उसमें बहुत सारी रिसर्च के लिए भी वहां पे काम होगा, बहुत सारे, और शिपिंग की डेफिनेशन ही एक बार रीडिफाइन की जा रही है और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हमारे लॉज बन रहे हैं। मेरे ख्याल के ऐसे में हम सभी को सहयोग करना चाहिए, खास करके अपोजिशन में इसमें कंस्ट्रक्टिव रोल, जैसे जुगल किशोर जी कह रहे हैं, वो निभाना चाहिए। एक चीज मैंने और देखी है कि दुनिया भर में जहां भी डेमोक्रेसी है वहां भी अपोजिशन पार्टियां हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वहां पे, लेकिन जब देश की बात आती है, जब राष्ट्रीय नीति की बात आती है तो सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में देश से बढ़कर अपने पॉलिटिकल एजेंडास हो जाते हैं, अपने हित हो जाते हैं, वो हमारे लिए नहीं सही है। मेरे ख्याल के देश की जो नीतियां हैं, जो देश की स्ट्रेटजी है दुनिया में देश को आगे बढ़ने के लिए, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए और जनता भी यही चाहती है। बिल्कुल। थोड़ा सा बिल पर अगर और बात करें, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना सरकार का लगातार फोकस है और इस पर बहुत जोर रहा है, हमने देखा है। चीजों को सिंप्लीफाई करना, ये भी काफी जोर रहा है। डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लगातार बढ़ ही रहे हैं। रेड टेप वाला जो बात है उसमें कमी लाना, तो ये इस तरह के जो स्टेप्स हैं जुगल किशोर जी, ये भी कहीं ना कहीं हम इन बिल्स के जरिए देखेंगे जो हमें और सुगमता की तरफ लेकर जा रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, जब से केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून जिनका आज उपयोग ही नहीं हो रहा था और वो हमारे ऊपर थोपे गए थे, और फिर उनको बाहर निकालने का काम जो था वो किया। और उसके अलावा सरलीकरण का जो आपने कहा कि डिजिटल के माध्यम से, इस और भी उन्होंने बहुत सारे कदम जो हैं वो उठाए हैं। अब देश की जनता उसका लाभ उठाए और हम उनका सहयोग करें, इसके लिए हमें काम करना जो है वो बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार का हमेशा से ये रहा है, ये सोच रही है कि हम लोगों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं जिसके वो आज के युग में उसके भागीदार बने। और दुनिया कहीं से कहीं जा रही है और हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपने कहा कि आज के युग में जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं बिल्कुल सही है, हम उनका सहयोग करना चाहते हैं, उनका मान सम्मान भी करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन का रोल जो है इसमें बहुत जरूरी रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखिए, कल और परसों और तरसों तीनों दिन हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, उन्होंने आग्रह किया कि भाई आप प्रश्नकाल को चलने दें, सिर्फ प्रश्नकाल को चलने दें, प्रश्नकाल के बाद आपकी बात को सुना जाएगा। और प्रश्नकाल ही एक ऐसा समय रहता है जिसमें देश भर की समस्याओं का समाधान होता है और मंत्रीगण जो हैं वो तैयारी करके आए होते हैं कि भैया ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनकी जो समस्या, इनका जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। और फिर जो चुने हुए जो सांसद हैं वो भी इस आशा के साथ कि भाई मेरे क्षेत्र की जानकारी मुझे प्राप्त होगी, आने वाले दिनों में हम कौन से विकास और किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इन सारी जानकारियों को लेकर ये प्रश्नकाल रहता है। लेकिन मैं भी कह रहा था, मैं भी सोचता हूं कि भैया प्रश्नकाल तो हम सबका है, और विशेष तौर पर
चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, ये जो प्रश्न काल रहता है ये सबका रहता है और इसमें सबके प्रश्न होते हैं, सबके समस्याओं का समाधान भी रहता है। उसको भी लेकर अड़ जाना, मुझे लगता है ये अड़ियल रवैया जो अपोजिशन का है ये ठीक नहीं है। बाकी रही बात केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो अच्छे हैं, आगे भी उठाएंगे। अभी जब चर्चा होगी तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन को अपना रवैया जो है वो बदलना चाहिए। ठीक है, एक दो चीजें और हैं, क्योंकि जब तीनों बिल की बात कर रहे हैं सतनाम जी, 7,500 किलोमीटर लंबी लगभग कोस्ट लाइन है। हम जानते हैं कि जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आर्थिक विकास को लेकर हमारा बड़ा विजन है देश का। रेल और रोड ट्रांसपोर्ट पर और शिपिंग के जरिए जब इसका भार कम होगा कहीं ना कहीं, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी हो सकती है, कितना पोटेंशियल अभी है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। और एक मैरीटाइम सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है, तो उनके सुधार को लेकर ओवरऑल किस तरह का विजन दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत फ्यूचरिस्टिक विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। जैसे मैंने कहा कि पोर्ट्स को लेकर वो शुरू से उनकी एक अलग तरह की अप्रोच है। वो भारत को ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो लॉज की बात हो, चाहे पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। देखिए, जितना भी ग्लोबल ट्रेड है वो शिपिंग के माध्यम से ही होना है। तो जितनी देर हमारे पोर्ट्स जो स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारी वहाँ के लॉज जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, और अदर देन ट्रेड वहाँ पे जो बाकी की कार्रवाई, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च का बहुत सारा काम होना है वहाँ पे शिपिंग के माध्यम से, और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो उसमें तो हमारा देश का जो विजन है बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। उसको ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पिछले 11 साल में जो जितनी भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं, जितने भी बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, उसमें से एक और बड़ा जो मुद्दा है वो है हमारे टेलीकॉम का। टेलीकॉम में आप देखेंगे कि 5G का आना, टेलीकॉम में गांव तक इसका पेनिट्रेशन होना, तो हमारा देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अब वर्ल्ड का टॉप कंट्रीज में से हमारा नाम आने लगा है, उसमें हम पोजीशन हो चुके हैं। तो ईज ऑफ डूइंग का जो काम बात आपने रखी थी वो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों के पास माध्यम नहीं होगा, साधन नहीं होंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग कैसे होगा? तो ये सारी जितने भी मुद्दे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं और ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए, बहुत जरूरी है, और इनकी हमारे आम जो हमारे भारतीय उनके जीवन में बहुत अहमियत है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, और इसीलिए जो छोटे छोटे कदम हैं, और कहीं ना कहीं वो बिल्स जिनकी चर्चा आम जनों में उतनी नहीं होती, लेकिन अपने आप में वो बहुत बड़ा प्रभाव दिखाएंगे कहीं ना कहीं आगे जाके। अब मैं प्रश्नकाल की बात करूंगी। प्रश्नकाल में अगर लोकसभा में हम देखें जुगल किशोर जी, आज नागर विमानन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, MSME, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, सड़क परिवहन, राजमार्ग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये बहुत अहम मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े आज सवाल पूछे जाने हैं। और अगर मौखिक प्रश्नों की बात करें तो 20 ऐसे प्रश्न होंगे जो मौखिक होंगे। तो प्रश्नकाल और ये अहम मंत्रालय, आप लोग भी बार बार ये बात कहते आए हैं कि प्रश्नकाल अपने आप में काफी अहम है, तो इन मंत्रालयों से जुड़े प्रश्नों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि जो आम नागरिकों को राहत देने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और विशेष तौर पर जो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जो कर रहे थे, ये सारा इसी में आता है। और विशेष तौर पर कहीं आज तो विषय था कि भाई विकास को कैसे आगे ले जाएं, और ये जो चाहे वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, चाहे वो ये जो नागर विमानन मंत्रालय हो, या ये सूक्ष्म लघु, या इसके अलावा भी जितने भी मंत्रालयों पर आज जहां पर प्रश्न पूछे जाने थे, इन पर बहुत ही जरूरी था कि भाई लोगों को इसकी जानकारी मिले। एक तो पता चलता है प्रश्नों के माध्यम से मंत्री महोदय देश और जनता को भी बताते हैं कि भाई हमने इस क्षेत्र में क्या किया है, आगे क्या करने वाले हैं। दूसरा, जो वहां का सांसद है उसे जानकारी मिलती है कि मेरे क्षेत्र में जो है वो क्या हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि कल देखिए कृषि संबंधित जो थे वो लगभग
12-15 जो थे प्रश्न जो थे वो क्वेश्चन जो थे वो इस प्रश्नकाल में उठाए गए थे। और हमारे जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान आदरणीय मंत्री जी, उन्होंने आग्रह किया सबसे कि देखिए कृषि संबंधित विषयों पर जो है वो चर्चा हो रही है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि कमी क्या है और अपने से भी बताना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन ने कोई एक ना सुनते हुए अपनी कार्रवाई को बाधित करने का जो है वो काम किया। मुझे ये लगता है कि देखिए ये जो समय रहता है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट समय रहता है, हमें क्वेश्चन हावर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको लगे कि नहीं मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप प्रोटेस्ट भी करें, ये आपका अधिकार है। लेकिन क्वेश्चन हावर जो है वो जनता का है, देश का है, समाज का है, इसे हमें डिस्टर्ब जो था वो नहीं करना चाहिए था। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे जिन पर आज चर्चा होनी है। तो मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन जो है वो इस पर सहयोग करेगी और समाज के हित के जो प्रश्न हैं वो अभी इस सदन में उठाने का जो है वो मौका सदस्यों को देगी। सतनाम जी, राज्यसभा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, इनसे जुड़ा एक प्रश्न है। संचार मंत्रालय से 5 प्रश्न हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े प्रश्न हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के 2 प्रश्न हैं। विधि और न्याय मंत्रालय से 3 प्रश्न हैं। तो ये भी काफी अहम मंत्रालय हैं और जैसा आप लोग भी बार बार बताते हैं कि बहुत स्पेसिफिक जानकारियां मांगी जाती हैं क्वेश्चन आज में, और हर सांसद एक कोशिश करता है कि उनके इलाके से जुड़ी जानकारी ज्यादा से ज्यादा सरकार से ली जाए। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभावित होना गतिरोध के चलते, ये कितना बड़ा नुकसान है? नहीं, बिल्कुल जी, ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि आज राज्यसभा का जो बिजनेस है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस हैं। और खासकर अगर ये मानसून सेशन है तो स्वाभाविक है कि जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत भयानक नुकसान हो चुका है। हम हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और हमारे बहुत सारे राज्यों में मानसून के टाइम पे बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। अगर लोगों की जान माल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, अगर वो देश की पार्लियामेंट में, सदन में चर्चा के लिए आए हैं, पूछे गए हैं, तो उसका जवाब आना है, उससे पूरा सिस्टम ठीक होगा, राज्यों तक ठीक होगा। अगर वो ही नहीं चलने देंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आज जैसे हमारे हिमाचल के हमारे कुलीग डॉक्टर सिकंदर जी का सवाल है पर्यावरण को लेकर राज्यसभा में, तो मैं तैयारी करके आया कि मुझे सप्लीमेंट्री सवाल पूछना, क्योंकि हिमाचल और पंजाब की समस्याएं जुड़ी हुई हैं। हिमाचल से निकलने वाली नदियां पंजाब में आती हैं और 5 नदियों की स्टेट होने के कारण हमारे लिए बहुत चुनौतियां होती हैं। और हमारी समस्या ये है कि जब सूखा होता है तो हमारी जमीन का जो सतह है पानी का बहुत नीचे चला गया। जब बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो डूबने के लिए भी हमारे पंजाब के लोग सफर करते हैं। हमारा घग्गर में बहुत तबाही हुई पिछली बार भी, अब भी। वो सभी मुद्दों को हमें देश की संसद में लेके जाना है। लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, हम फील्ड से आते हैं तो फील्ड की बात हमने वहां रखनी है। सरकार का अपना नजरिया वहां पे आएगा, तो बहुत ही प्रोडक्टिव बातें होनी चाहिए, वहां पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर सदन नहीं चलता है तो मुझे लगता है कि ये नेशन लॉस है, ये लोगों के साथ गद्दारी है, लोगों के साथ बेइंसाफी है। और खास करके जैसे मैंने कहा कि जो करंट अफेयर्स हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, जो हमारे देश के गर्मा के साथ जुड़े हैं, जो लोगों के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो चर्चा नहीं होगी तो वो हम सही नहीं कर रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं। और जैसे जुगल किशोर जी ने कहा कि जनता जो आज है उसकी उम्मीदें अपने जो सांसद हैं उनसे भी हैं, और जो पार्टियां वहां से सांसद चुनकर आई हैं, वोट लेके हैं, उनसे भी हैं। तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो जनता देख रही है, उसके लिए हमें भुगतना भी पड़ेगा। और एक सांसद के तौर पर सतनाम जी, जो नए सांसद हैं खासतौर से, वो एक नई तरह की ऊर्जा से भरे होते हैं। अपने इलाके के लिए आवाज उठाना और काम करना, अपनी बारी का इंतजार करना, और खासकर प्रश्नकाल के दौरान तमाम अहम जानकारियां निकालना। एक सांसद के तौर पर यह कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है अगर प्रश्नकाल बाधित होता है तो? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं कल का जरूर एक रेफरेंस यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। जब सदन में विपक्ष ने अपना हंगामा शुरू किया तो उस दौरान हमारे, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, सभापति जी हरिवंश जी, वो चेयर कर रहे थे सेशन को,
और उस समय उन्होंने बहुत जोर देकर बोला कि हमारे एक सांसद का आखिरी दिन था और उनका 0 आवर था, और उन्होंने बहुत जबरदस्ती, और वो सांसद भी जो थे वो बीजेपी के नहीं थे, वो अपोजिशन की किसी पार्टी के सांसद थे, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको बोलने का मौका दिया। और हैरानी उस बात की हुई कि जो लोग विपक्ष में अलायंस में बैठे थे उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया, मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी बात रखी, कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। और मैं वो सारा नज़ारा में बैठकर वहां देख रहा था कि हम क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं लोगों की बात रखने दे रहे। और खास करके एक सांसद जो वहां पे आखिरी दिन अपनी बात रखना चाहता है, या कोई ऐसा नया सांसद जिसको पहली बार बोलना है। अब देखिए हमारे पास कई नए राज्यसभा में अभी 4 नॉमिनेटेड लोग आए हैं, और चारों ही जो नॉमिनेटेड लोग आए हैं उसमें एक हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग नॉमिनेट होके हैं। और वो हैरान है सब कुछ देख के कि उनको बोलना है, कैसे बोलें, वो अपनी बात कैसे रखें, देश के हित में कैसे बात करें, वो माहौल भी तो होना चाहिए। अगर सांसद का कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा तो खासकर जो लोग हार्डकोर पॉलिटिक्स से नहीं आए हैं उनके लिए एक बार शॉक भी है और उनको मुश्किल भी आती है। अगर कंडीसिव एनवायरनमेंट होगा तो वो बहुत कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सांसद के तौर पर आपका अनुभव? ऐसा देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो नए सांसद चुनकर आते हैं इनमें एक उत्सुकता रहती है कि मैं अपने क्षेत्र की आवाज जो है वो संसद के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, और फिर उनको उत्सुकता रहती है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं, और फिर उनको ये भी उत्सुकता रहती है कि जो जो बोल रहे हैं, जहां सीनियर सांसद हैं, मंत्री हैं, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है मैं उसकी जानकारी भी अपने पास लूं, मतलब सुनूं, तो उसका भी मौका उनसे छिन जाता है। और विशेष तौर पर जो 0 आवर्स की बात जहां पर सतनाम जी ने की, मैं ये कहूंगा कि यही एक समय रहता है एक सांसद के लिए कि अगर किसी का प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम रहता है, लेकिन 0 आवर में उसका ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र की ज्वलंत जो समस्या है उसको वो तुरंत उठा सकता है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। और इस समय तो बाढ़ का समय है, जम्मू कश्मीर में भी काफी बारिशें हो रही हैं, बाढ़ हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, और हिमाचल में भी, और उसके अलावा और भी देश के कई हिस्सों में। अब हम तो चाहते थे कि अपने क्षेत्र की आवाज जो है जहां तक पहुंचाई जाए सरकार तक, ताकि उस समस्या का समाधान हो और राहत का कार्य जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़े। लेकिन ये सारा का सारा वो जो है वो नहीं हो पाया। कारण एक ही है कि भाई अगर हम अपनी जिम्मेवारी के साथ जो लोगों ने हमें चुनकर भेजा है उसको नहीं निभाएंगे तो फिर हम ना अपने साथ इंसाफ कर पा रहे हैं ना लोगों के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सद्बुद्धि आए अपने अपोजिशन के लोगों को, और वो सदन की कार्रवाई जो है वो ठीक ढंग से चलने दें, और विशेष तौर पर क्वेश्चन आवर और 0 आवर, उसके बाद अगर आपका कोई विरोध है तो करें ना, कोई आते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए ये मौका बार बार सबको नहीं मिलता, और ये एक मंदिर है, सर्वोपरि सबसे ऊंचा मंदिर है जहां आकर हम अपने क्षेत्र की भलाई का कार्य कर सकते हैं। यही एक समय रहता है कि भाई हम अपने क्षेत्र का नेतृत्व जहां आकर करते हैं, लेकिन अगर वहां भी मौका नहीं मिलेगा तो फिर निराशा मिलेगी। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, मैंने विपक्ष के सांसदों से भी बात हुई है जो नए नए चुनकर आए हैं, उनका भी कहना है कि हम भी चाहते हैं कि भाई संसद की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चले, हम अपनी समस्याओं को उजागर भी कर सकें, उनका समाधान भी कर सकें। लेकिन राजनीति आगे आ रही है और राजनीति को आगे रखते हुए ही संसद की कार्रवाई जो है वो नहीं चलने दी जा रही है। मेरा इतना ही कहना है कि बतौर सांसद हमारा जो दायित्व बनता है हमें उसे निभाने के लिए विशेष तौर पर नियमों के अनुसार संसद आगे बढ़े, उसका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम भी करते हैं। और आप दोनों मेहमानों को मैं शुक्रिया कहूंगी क्योंकि संसद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आप दोनों को जाना है। जुगल किशोर जी आपका, सतनाम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद में आज में शामिल होने के लिए। तो आइए विस्तार से अब प्रश्नकाल के प्रश्नों पर नजर डालेंगे। चौथा दिन है मानसून सत्र का। लोकसभा में प्रश्नकाल की बात करेंगे। पहले नागर विमानन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित कुल 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे।
प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 7 सवाल नागर विमानन मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इसका जवाब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किरांचपुर राममोहन नायडू देंगे। 2 सवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित हैं। इसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी देंगे। 3 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। साथ ही लोकसभा में आज 4 ऐसे प्रश्न हैं जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम देंगे। और अब प्रश्नों पर विस्तार से नजर डालते हैं और जानते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन से ऐसे अहम सवाल हैं और खासकर तारांकित प्रश्न हैं जो पूछे जाने हैं। तेलंगाना के चेव्वला से बीजेपी के सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से हैदराबाद में सीएनजी स्टेशनों की कमी से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि हैदराबाद में वर्तमान में कार्यरत सीएनजी स्टेशनों की संख्या कितनी है और कितने सीएनजी वाहनों की जरूरत पूरी होती है। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हैदराबाद शहर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस स्टेशनों की भारी कमी, और अगर कमी है तो इसका ब्यौरा क्या है। तमिलनाडु के थुथुकुडी से डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सवाल करेंगी कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर विशेष रूप से तमिलनाडु सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कितने टोल प्लाजा संचालित हैं। क्या सरकार तमिलनाडु और अन्य राज्यों में रियायती संबंधी समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी पथकर संग्रह जारी रखने वाले टोल प्लाजा को लेकर बढ़ते जन असंतोष से अवगत है? अगर हां, तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार इसका ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सवाल करेंगी कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या जिलेवार कितनी है, जिन्हें पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ मिला है। असम के जोरहाट से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार ने असम के शिवसागर जिले में ओएनजीसी रुद्रसागर तेल क्षेत्र में हाल ही में हुई गैस रिसाव की घटना की औपचारिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसके कारण सैकड़ों निवासियों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। अगर हां, तो ब्यौरा क्या है। ओडिशा के बहरामपुर से बीजेपी के सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार पणिग्रही नागरिक उड्डयन मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि वैश्विक विमानन क्षेत्र ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। अगर हां, तो ब्यौरा क्या है। क्या भारत ने अभी तक अपने सतत विमानन ईंधन रोड मैप को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिसमें हरित हवाई अड्डा पहलों को प्रोत्साहित करना शामिल है। अगर हां, तो इसके क्या कारण है। नैनीताल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से फास्टैग प्रणाली के स्वचालन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे क्या सरकार देश भर में फास्टैग प्रणाली में स्वचालन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कोई उपाय कर रही है। अगर हां, तो ब्यौरा क्या है और देश भर के सभी टोल प्लाजाओं का स्वचालन कब तक पूरा होने की उम्मीद है। असम के गुवाहाटी से बीजेपी की सांसद बिजुली कलिता मेधी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले पारंपरिक कारीगरों का राज्यवार प्रतिशत और इसके अंतर्गत सफलतापूर्वक नामांकित होने वालों का प्रतिशत कितना है। जून 2025 तक अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों
ST सहित इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले, सत्यापन के 3 चरण पूरे करने वाले, नामांकित होने वाले और वर्तमान में लाभ प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्यवार और जिलावार कितनी है? राजगढ़ छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधेश्याम राठिया नागरिक उड्डयन मंत्री से सवाल करेंगे कि देश में छत्तीसगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यवार किफायती हवाई यात्रा और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक की भूमिका क्या है और इस योजना के तहत अब तक शुरू किए गए मार्गों का ब्यौरा क्या है? डिंडीगुल तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद सच्चिदानंदम आर नागरिक उड्डयन मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो एक दशक में दुनिया की सबसे खराब विमानन दुर्घटना थी। अगर ऐसा है तो इसका ब्यौरा क्या है? मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में अब तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत और पूर्ण की गई हैं? इन परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित और उन्नत की गई ग्रामीण सड़कों की संख्या कितनी है? बांदा उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सांसद कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री से सवाल करेंगे कि कुंभ आयोजन के बाद बांदा लोकसभा क्षेत्र के चित्रकूट जिले में स्थित देवांगना हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन न होने के क्या कारण है और देवांगना हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कब तक शुरू होने की संभावना है? आंध्र प्रदेश के ओंगोले से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी जल शक्ति मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान देश भर में भूजल स्तर को पुनर्भरण और सुधारने के लिए कोई पहल या उपाय की हैं या कोई योजनाएं लागू की हैं? अगर हां तो ब्यौरा क्या है? पिछले 5 वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्यवार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है? चालाकुड़ी केरल से कांग्रेस के सांसद बेन्नी बेहनन जनजातीय कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि देश में वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन, विशेष रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता का राज्यवार ब्यौरा क्या है? पिछले 5 वर्षों के दौरान जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उनके प्रभाव की निगरानी किस प्रकार की जा रही है? उत्तर प्रदेश के जालौन से समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण दास अहिरवार जल शक्ति मंत्री से बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार बुंदेलखंड में लगातार बढ़ते जल संकट से अवगत है? अगर हां तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संकट से निपटने के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है? मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से जानना चाहेंगे कि 2014 से देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार का राज्यवार ब्यौरा क्या है? 2014 से नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स की लंबाई में राज्यवार कितनी वृद्धि हुई है? 2014 से देश में निर्मित सड़कों की संख्या में वृद्धि और प्रतिदिन निर्मित औसत लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है? महाराष्ट्र की जालना से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव काले नागरिक उड्डयन मंत्री से जानना चाहेंगे कि 2025-26 के दौरान क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत देश भर में प्रस्तावित नए हवाई अड्डों की संख्या कितनी है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार RCS उड़ान के अंतर्गत महाराष्ट्र में हवाई अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव रखती है और इसके कारण क्या है अगर ऐसा नहीं है? और क्या सरकार इस योजना के अगले चरण में महाराष्ट्र को शामिल करने का प्रस्ताव रखती है? इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा है।
पुदुचेरी से कांग्रेस के सांसद वी वैथिलिंगम नागरिक उड्डयन मंत्री से पुदुचेरी हवाई अड्डे के विस्तार से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि पुदुचेरी हवाई अड्डे के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या ये सच है कि वर्तमान में पुदुचेरी हवाई अड्डे से केवल 2 गंतव्य जुड़े हैं? अगर हां तो ब्यौरा क्या है और सरकार पुदुचेरी से कोच्चि और शिरडी के लिए उड़ानें संचालित करने का विचार रखती है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। उत्तर पश्चिम बंगाल के मालदह उत्तर से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू नागरिक उड्डयन मंत्री से पूछेंगे कि देश में कितने हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डे संचालित हैं, उनके विकास की स्थिति क्या है, 2024-25 के दौरान कितने मार्ग संचालित हैं और कितने यात्रियों ने यात्रा की है। आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस के सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछेंगे कि तेल क्षेत्र में प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों की मानव संसाधन नीतियों में भर्ती, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति मानदंडों सहित हाल ही में किए गए परिवर्तनों के पीछे क्या तर्क हैं और इन परिवर्तनों का कर्मचारियों के मनोबल और कार्यबल की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ा है। 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यबल के युक्तिकरण, संविदात्मक भर्ती के चलन और कौशल विकास पहलू पर वर्षवार विस्तृत स्थिति रिपोर्ट क्या है। राजस्थान के भीलवाड़ा से बीजेपी के सांसद दामोदर अग्रवाल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से पूछेंगे कि सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति केंद्र योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए पात्रता मानदंड और उनका ब्यौरा क्या है। जून 2025 तक छत्तीसगढ़ और शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और पालघर जिला महाराष्ट्र सहित राज्यवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल कितने लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वहीं मानसून सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, संचार, संस्कृति, उत्तर पूर्वी विकास, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यटन और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित कुल 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इसका जवाब केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। 5 सवाल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान संचार मंत्रालय से संबंधित हैं। इसका जवाब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसका जवाब केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास से जुड़ा एक सवाल आज शामिल होगा। इसका जवाब केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। 2 सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े हुए भी हैं, जिनका जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में 3 सवाल विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं। इसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। आज परमाणु ऊर्जा, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से 1-1 प्रश्न है, संचार मंत्रालय से 5 प्रश्न हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्रालय से 2-2 प्रश्न हैं, विधि और न्याय मंत्रालय से 3 प्रश्न पूछे जाने लिस्टेड हैं। एक नजर आज पूछे जाने वाले सवालों पर। कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन का प्रश्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से होगा। उनका सवाल पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना से संबंधित होंगे। उनके प्रश्न है, क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना संपर्क को बढ़ाने में पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना की प्रभावशीलता की राज्यवार समीक्षा की है। 3 वर्षों में आर्थिक विकास और सेवाओं तक पहुंच पर NESIDS के प्रभाव का आकलन करने के लिए उपयोग किए गए मानदंड या मापदंड क्या है।
हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार का प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होगा। संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन से जुड़े सवाल उनके होंगे। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए पूंजी निवेश के लिए किसी विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की है? हिमाचल प्रदेश में संधारणीय अवसंरचना के साथ ही जलवायु प्रत्यास्थता और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील विकास में निवेश करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले के प्रश्न संचार मंत्रालय से जुड़े होंगे। डाक विभाग के जरिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित सवाल होंगे। डाक विभाग की प्रस्तावित परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना का ब्यौरा उन्होंने मांगा है और पूछा है कि क्या विभाग से संबंधित कोई भूमि या अचल संपत्ति निजी या वाणिज्यिक संस्थाओं को बेची जाएगी? क्या मुद्रीकृत की जाने वाली परिसंपत्ति की पहचान करने के लिए कोई व्यापक अध्ययन किया गया है? अगर हां, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? बीजू जनता दल के ओडिशा से सांसद शुभाशीष खुंटिया के प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा होगा। प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और उनके कल्याण से जुड़े प्रश्न वो पूछेंगे। जानना चाहेंगे कि विशेष रूप से ओडिशा के अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है या कोई डेटाबेस बनाया गया है? ओडिशा सरकार के समन्वय से ऐसे प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास का प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़ा होगा। न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या और रिक्तियों से संबंधित जानकारी वो मांगेंगे। आज की तिथि के अनुसार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और रिक्तियां कितनी है? बीजेपी के महाराष्ट्र से सांसद डॉक्टर भागवत कराड का प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय से होगा। न्यूक्लियर विजन 2047 से संबंधित वो प्रश्न पूछेंगे। देश में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन स्तर कितना है? 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रमुख पहल की गई है? क्या सरकार ऊर्जा की भावी मांग को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग कर रही है या उन्नत रिएक्टर की टेक्नोलॉजी अपना रही है? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद बृजलाल का सवाल संस्कृति मंत्रालय से होगा। कलाकारों के लिए बौद्धिक संपदा शिक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना से संबंधित प्रश्न वो पूछेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या बौद्धिक संपदा शिक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना से भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जमीनी स्तर के कलाकार सशक्त होंगे? इन आईपी शिक्षा प्रकोष्ठों से लाभान्वित होने वाले कलाकारों की संख्या कितनी है और कितने आईपी शिक्षा प्रकोष्ठ कार्यान्वित किए जा चुके हैं? और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में मेरे साथ इतना ही। अब से कुछ ही देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है और दोनों ही सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। नमस्कार।